दोस्तों एक दिन एक युवक एक मुंबई के रेड लाइट एरिया पर जाता है, यानी कोठे पर। वो कोठे के अंदर जैसे ही एंट्री करता है उसे वहां पर कई महिलाएं नजर आती हैं जिन्होंने बेहद ही ज्यादा छोटे कपड़े पहन रखे थे, जो पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। अब कुछ महिलाएं उसे वहां पर छेड़ती हैं, कुछ महिलाएं उसे अपनी ओर पकड़कर खींचती हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है और सीधे कोठे की मालकिन के पास पहुंच जाता है। कोठे की मालकिन से बातचीत करता है। उसके बाद कोठे की मालकिन उसके सामने तकरीबन 10 से 15 लड़कियां लाकर खड़ी कर देती है और कहती है कि इसमें से एक लड़की चुन लो और आज अपने मन की चाहत तुम पूरी कर लो। इतना कहते ही वो लड़कियों को चुनना शुरू करता है, एक के बाद एक कई लड़कियां रिजेक्ट कर देता है, लेकिन अंत में उसे एक लड़की नजर आती है जिसने बेहद ही ज्यादा छोटे कपड़े पहन रखे थे, देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, मगर अपना आधा चेहरा जो है उसने शॉल से ढक रखा था। अब उस लड़की को देखते ही उसे एहसास होता है कि शायद उसने पहले भी कहीं इस महिला को देखा है। अब लड़की जैसे उस युवक को देखती है, वो भी अपनी शर्म से आंखें नीचे कर लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो युवक उन आंसुओं को देख लेता है, तभी कोठे की मालकिन से कहता है कि मुझे तो इस लड़की के साथ ही जाना है। कोठे की मालकिन कहती है ठीक है जाओ, और उन्हें एक कमरे में भेज देती है। वो जैसे ही युवक कमरे की कुंडी लगाता है और लड़की से कहता है कि तुम अपने चेहरे का शॉल हटाओ, और लड़की शॉल हटाती है तो वो हैरान परेशान हो जाता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बादस्तूर बरकरार। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इस कलयुगी दौर में एक छोटी सी गलती किस तरह से आपको नर्क के मुंह तक ले जा सकती है। खासकर ये कहानी महिलाओं को जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये पूरी जो घटना घटी है साल 2011 की है और बेंगलुरु का ये पूरा मामला है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है साहिल, जो कि बेंगलुरु का रहने वाला है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता है। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है उसका नाम है तानिया, जो कि साहिल की पत्नी है। अब बेंगलुरु के अंदर जब साहिल रहा करता था, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था, तो काफी अच्छी उसकी जॉब थी। कुछ महीने पहले यानी 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। अपनी पत्नी से वो बेहद ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी देखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत थी और उसका ख्याल काफी ज्यादा रखती थी। छोटा सा परिवार था, हंसी खुशी उनका जीवन चल रहा था। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उसकी कंपनी उसका ट्रांसफर मुंबई कर देती है और कहती है कि अब तुम्हें कुछ महीने या फिर कुछ साल मुंबई रहकर काम करना होगा। अब नई नई शादी होती है तो पत्नी को छोड़ के जाना नहीं चाहता है और अपनी पत्नी से इस विषय में बात करता है। तो पत्नी कहती है कि आपको मुंबई जाना चाहिए, अगर आप जॉब नहीं करोगे तो फिर हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे। वो पत्नी की बात मानता है और मुंबई जाकर शिफ्ट हो जाता है। मुंबई में अपनी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर देता है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीतता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की याद बेहद ज्यादा सता रही होती है, क्योंकि नई नई शादी होती है और वो अपनी पत्नी से शादी के बाद पहली बार दूर गया होता है। अचानक एक दिन वो अपनी पत्नी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि तानिया, क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगे, क्या तुम मुंबई आना चाहोगे। तो उसकी पत्नी इतना सुनते ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि बचपन से मेरा सपना था, मैं मुंबई जाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूं वहां पर बड़े बड़े फिल्मी कलाकार रहते हैं। मुझे अमिताभ बच्चन का घर देखना है, मुझे शाहरुख खान का घर देखना है और मुझे पिक्चरों की शूटिंग होते हुए भी देखनी है, मुझे मुंबई घूमना है। आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। तो वो कहता है तो फिर देर किस बात की है, मैंने तुम्हारा टिकट करा दिया है और 17 अक्टूबर को तुम्हारी ट्रेन है, तुम्हें फला फला दिन और फला टाइम स्टेशन पर पहुंचना है, ट्रेन में बैठना है और सीधे मुंबई आ जाना है। अब देखते देखते समय गुजर जाता है, 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं और 17 अक्टूबर का दिन भी आता है। यानी तानिया के ससुर जो होते हैं वो तानिया को रेलवे स्टेशन पर लेकर आते हैं और रिजर्वेशन वाली बर्थ पर उसे बिठा देते हैं और ट्रेन जब चलती है तो वो उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि तानिया को अकेला ही मुंबई जाना होता है। अब बेंगलुरु से तकरीबन मुंबई का सफर 1000 किलोमीटर का होता है। 16 से 17 घंटे की ये यात्रा होती है। अब वो अपनी बर्थ पर जैसे ही बैठती है तो उसे दिखता है कि उसके सामने 2 युवक भी बैठे हैं जिन्होंने काफी अच्छे कपड़े वपड़े पहन रखे हैं। वो पूरी तरह से सूट
बूट में थे। अब सबसे पहले वो अपने परिवार वालों को कॉल करती है, अपने माता पिता को कॉल करके इस बात की जानकारी देती है कि मम्मी मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और मुझे मुंबई जाना है, मैं मुंबई जा रही हूँ। इसके बाद वो अपने पति को कॉल करती है कि बोले मुझे ट्रेन सही समय पे मिल गई थी और मैं मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हूँ। उसका पति उसे थोड़ा समझाता है कि अनजान लोगों से बात मत करना, किसी का खाना पीना मत खाना और तुम स्टेशन से बाहर भी मत निकलना, मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाऊंगा। इतनी उसकी बात होती है और फोन कट जाता है। अब 16-17 घंटे के सफर में वो उन आदमियों को देख रही होती है, वो आदमी जो हैं वो उस महिला को देख रहे होते हैं और धीरे धीरे बातचीत हो जाना शुरू होती है। वो लोग उस महिला से यानी तानिया से कहते हैं कि बहन जी क्या आप पहली बार ट्रेन में जा रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं पहली बार तो ट्रेन में नहीं जा रही हूँ, मगर मैं पहली बार मुंबई जरूर जा रही हूँ, मुझे अपने पति के पास जाना है, अब मैं उनके साथ ही रहा करूंगी और 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। इस तरह की वो बातें जो है उन लोगों को बता देती है। अब वो लोग जैसे ही उसकी ये बातें सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि महिला अकेली है, इसके साथ कोई पुरुष नहीं है और यह अकेली मुंबई जा रही है। अब बातचीत हो जाना खत्म हो जाती है, लेकिन सफर जो है वो थोड़ा लंबा होता है, बीच बीच में थोड़ी बातचीत होती रहती है। अब कुछ वो अपने बारे में बताते हैं, कुछ तानिया अपने बारे में बताती है। इसी बीच तानिया खाना निकालती है और उन लोगों के सामने खाना खाना ट्रेन में शुरू करती है। जैसे ही वो खाना खाती है तो वो लोग उसके खाने को बड़ी अजीब तरह से देखते हैं, तो तानिया को ऐसा एहसास होता है कि शायद ये लोग भूखे हैं और ये लोग भी खाना खाना चाहते हैं। वो ऑफर करती है कि भाई साहब आप लोग भी खाना खा लीजिए, तो वो लोग तुरंत हामी भर देते हैं और तानिया जो है उन्हें भी पूड़ी पर आलू रखकर दे देती है। वो लोग भी तानिया का खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब खाना भी तानिया खा चुकी होती है, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों से उसकी बातचीत हो रही होती है। अब तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर रह जाता है। इन 150 किलोमीटर में काफी ज्यादा बातचीत वो उन लोगों से कर चुकी थी और वो लोग भी तानिया से काफी ज्यादा बातचीत कर चुके थे, यानी वो तानिया के बारे में कई सारी चीजें जान चुके थे, क्योंकि तानिया फ्लो में कई सारी पर्सनल बातें भी उनसे शेयर कर चुकी थी। अब 150 किलोमीटर की दूरी जब रह जाती है तो वो अपने पति को कॉल करती है और कहती है मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर हूं, कुछ ही घंटे में मैं मुंबई आ जाऊंगी, आप इस समय स्टेशन पर आ जाना। इतनी वो जानकारी देती है, फिर फोन काट देती है। लेकिन यहां पर पति से बात करने के बाद वो वॉशरूम के लिए जाती है तो वो आकर देखती है कि उन लोगों के हाथ में चाय के कप हैं और उन्होंने एक तीसरी चाय भी ले रखी है। अब वो दोनों लोग तानिया से कहते हैं कि बहन जी आपने हमें खाना खिलाया था, इसीलिए आपके जाने के बाद चाय वाला आया था तो हमने चाय ली और सोचा कि आपके साथ चाय पियेंगे, आप भी ये चाय पीजिए। तानिया उन्हें मना करती है कि बोले नहीं नहीं मैं ये चाय नहीं पीऊंगी, मगर वो कहते हैं कि आपने हमें खाना खिलाया था, हम आपको चाय पिला रहे हैं, हम आपके नमक का एहसान नहीं लेना चाहते, हिसाब बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो काफी ज्यादा बातचीत उन दोनों के बीच में चली रही थी, तो तानिया उनकी चाय पी लेती है। अब जैसे ही तानिया चाय पीती है उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उसे बेहोशी जैसी महसूस होने लगती है और वो अचानक से बेहोश भी हो जाती है। तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो ट्रेन में है नहीं, वो एक गाड़ी में है और 2 युवक उसके मतलब साइड में बैठे हुए हैं जो उसके साथ ट्रेन में थे, और एक नया युवक काफी तेजी के साथ में गाड़ी चला रहा है। अब वो जैसे ये मंजर देखती है तो वो थोड़ा जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम लोग ये मुझे ट्रेन से कहां लेकर आ गए हो और कहां लेकर जा रहे हो। इतने में एक युवक उसके मुंह पर तेजी से थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर तुमने ज्यादा सवाल जवाब किया, ज्यादा चिल्लाने की कोशिश की तो फिर हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब जैसे ही वो ये बात सुनती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। अब वो तीनों युवक जो होते हैं गाड़ी को एक कोठे पर ले जाते हैं। कोठे पे जैसे ही गाड़ी पहुंचती है एक युवक उतरता है, एक युवक मतलब कोठे से बाहर एक आदमी निकल कर आता है, उससे बातचीत करना शुरू करता है। और इसी बीच महिला देखती है कि एक नोटों का बंडल जो है एक युवक जो कोठे से निकलकर आया था उसे देता है और वो महिला को उस युवक के हवाले कर देते हैं। महिला को कोठे में लेकर जा रखा होता है, लेकिन क्या होता है कि महिला ने जब चाय पी होती है, यानी तानिया ने जो चाय पी रखी होती है, उससे उसके दिमाग में काफी ज्यादा बेहोशी छाई रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो एक तरह से नशे की हालत में होती है। उसे एक कमरे में जाकर बंद कर दिया जाता है, उससे उसका फोन वोन
सब छीन लिया जाता है। अब पति स्टेशन पे पहुंचता है, पति स्टेशन पर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी नहीं आती। वो परेशान हो जाता है, पत्नी को कॉल लगाता है, फोन स्विच ऑफ जाता है, घर वालों से बात करता है, अपने सास ससुर से बात करता है, तो किसी को भी तानिया का पता नहीं चलता। वो रेलवे पुलिस के पास भी जाता है, लेकिन वो भी उसकी कुछ मदद नहीं कर पाते। हार के वो अपने घर पर आ जाता है और तानिया का इंतजार करने लगता है। एक दिन गुजरते हैं, 2 दिन गुजरते हैं, 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच वो मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा देता है। लेकिन उसकी पत्नी 10 से 15 दिन बीत जाने के बाद भी उसके पास नहीं आती और पुलिस भी जो है उसकी पत्नी को उस वक्त नहीं ढूंढ पाती है। अब 10 से 15 दिन जब इस पूरे मामले में हो जाते हैं तो फिर कोठे की जो महिला मालकिन होती है वो उस महिला यानी तानिया के पास जाती है और उसे सख्ती से समझाती है और कहती है कि देखो, तुम अब कोठे पर हो और हमने तुम्हें 45,000 रुपए में खरीद लिया है। यहां पर अब तुम्हें हमारे अनुसार काम करना होगा। तुम्हें पुरुषों को अपने जिस्म से खुश करना होगा, यानी उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम तुम्हारा बुरा हश्र करेंगे, हम तुम्हें मार देंगे। और वहां पर जो मौजूद और लड़कियां होती हैं वो उनसे कहती है कि इस लड़की को समझा दो। अब वो लड़कियां उसे समझाती हैं, कहती हैं कि देखो, अब तुम नर्क में आ चुकी हो, यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है, यहां से तो सिर्फ अब तुम मर के ही जा सकती हो और ये लोग जो हैं बहुत खतरनाक लोग हैं। अब इस बात से उसकी पत्नी जो है, यानी साहिल की पत्नी तानिया जो होती है, वो काफी ज्यादा डर जाती है, सहम जाती है। फिर उसे एक दिन आता है, उसे वहां की वेशभूषा यानी कोठे की ड्रेस में तैयार किया जाता है। उसे बेहद ही ज्यादा छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे भी और लड़कियों की तरह तैयार कर दिया जाता है और मजबूरी में वो महिला भी वो छोटे कपड़े पहन लेती है, क्योंकि वो अगर विरोध करती है तो उसे काफी ज्यादा मारा जा रहा था, यहां तक कि सिगरेट तक से भी जलाया जा रहा था। अब कोठे पर एक युवक आता है, युवक आने के बाद कोठे की मालकिन से बात करता है। कोठे की मालकिन 10 से 15 लड़कियां जो हैं उसके सामने खड़ी करती हैं। अब युवक क्या होता है कि सारी लड़कियों को रिजेक्ट करता है और उसे वो महिला जो नई नवेली यानी तानिया जो थी, उसकी नजर सीधे उस पर पड़ती है। वो तानिया के लिए हामी भर देता है और कहता है कि मैं इस लड़की के साथ जाना चाहता हूं, क्योंकि तानिया देखने में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब तानिया को वो व्यक्ति कमरे में लेकर जाता है और जैसे ही कुंडी लगाता है तो तानिया उसके पैरों में पड़ जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि भैया प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करना, मैं यहाँ पर महज 15 दिन पहले आई हूँ, मैं बेंगलुरु की रहने वाली हूँ, मेरी ससुराल वहाँ की है और मुझे अपने पति के पास जाना था। कुछ लोगों ने मुझे इस तरह से बेहोश किया और मुझे यहाँ पर लाकर रख दिया। वो बेहद ज्यादा रोती है, इस तरह से रोती है कि उसकी चीख बाहर भी नहीं निकलती है, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे होते थे। अब जिस व्यक्ति से वो ये बात कह रही होती थी, वैसे तो कोठे पे जाने वाला इंसान शरीफ नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति के मन में इंसानियत होती है। वो उस महिला से कहता है कि तुम चिंता मत करो, बताओ मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तभी तानिया कहती है कि आप बस मेरे पति से मेरी मुलाकात करा दो, उनसे मेरी बात करा दो। वो व्यक्ति अपना फोन निकालता है, तानिया उसे नंबर बताती है तो अनजान नंबर से तकरीबन 15 से 16 दिन बाद साहिल के पास कॉल जाती है। अब जैसे ही साहिल कॉल उठाता है तो तानिया जो है वो फोन पर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, काफी ज्यादा, उससे बोला तक नहीं जा रहा होता है। साहिल कहता है कौन हो, तो वो बताती है कि मैं तानिया हूं और वो सारी चीज फोन पर क्लियर नहीं कर पाती है, लेकिन ये कहती है कि मैं ऐसे ऐसे कोठे पर आ चुकी हूं, मुझे किडनैप कर लिया गया था और मेरे साथ ये हुआ। अब पति काफी ज्यादा पूछता है कौन से कोठे पर हो, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता है। तो फिर वो व्यक्ति जो होता है उस कोठे का नंबर बताता है, कोठे का कमरा बताता है, सारी जानकारी जो है उस महिला की वो उसके पति को देता है और वहां से बिना कुछ किए ही तानिया के साथ वो निकल जाता है और इंसानियत की मिसाल कायम करता है। अब साहिल को इतना पता चल जाता है कि उसकी पत्नी का किडनैप हुआ है और वो कोठे पर है। अब वो सोचता है कि अगर मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करूंगा और उस कोठे के खिलाफ शिकायत करूंगा तो कहीं मेरी पत्नी को मार ना दिया जाए या फिर वहां पर कुछ बड़ा ना हो जाए। इसी बीच उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो खुद कोठे पर जाता है एक ग्राहक बनकर। वो उसी कोठे के अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद वहां के माहौल को देखता है तो माहौल तो वहां पर
वैसा ही होता है कि हर महिला पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही होती है। वो भी जाकर कोठे की मालकिन से बात करता है। कोठे की मालकिन उसके सामने 10 से 15 लड़कियां लाकर खड़ी कर देती है और कहती है कि तुम अपनी चाहत पूरी कर लो जो तुम्हें करना है। वो एक एक करके सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी पत्नी को उन लड़कियों में ढूंढने आया था। अंत में उसकी निगाह उसकी पत्नी पर पड़ जाती है। वो अपनी पत्नी के लिए हाँ कर देता है और उसे कमरे में लेकर जाता है। कमरे में जैसे ही लेकर जाता है तो उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा उसके सामने शर्मिंदा हो रही होती है। वो अपनी सफाई दे रही होती है कि मैं 15 दिन से यहाँ पर हूँ, मैंने अभी भी कुछ भी नहीं किया है और ऐसे ऐसे मुझे किडनैप कर लिया होता है। इसी बीच पति जो है अपनी पत्नी को जोर से गले लगाता है और कहता है कि पगली तू चिंता मत कर, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर सकती। खैर अब निकले तो यहाँ से कैसे निकले। अब वहाँ पर दोनों पति पत्नियों की आंखों में आंसू होते हैं और वो निकलने का प्लान भी बना रहे होते हैं। तभी वो सोचता है कि अगर हम यहाँ से भागेंगे तो ये लोग हम पर हमला करेंगे, हमें जान से भी मार सकते हैं। तो वो वहाँ अंदर कमरे में बैठे बैठे मुंबई पुलिस को कॉल करता है। मुंबई पुलिस को कॉल करने के बाद फ़ोन पर सारी कहानी बताता है सिलसिलेवार से, अपनी लोकेशन भी देता है, एड्रेस बताता है। मुंबई पुलिस इस पूरे केस के अंदर काफ़ी अच्छा काम करती है, तुरंत मौके पर पहुंचती है और उस कोठे पर मतलब एक तरह से फोर्स के साथ जब पहुंचती है तो वहां पर कोठे में जब चेकिंग की जाती है तो वो दोनों पति पत्नी वहां पर पुलिस को मिल जाते हैं और पुलिस उस कोठे की मालकिन पर कड़ा सख्त एक्शन लेती है। इसी के साथ साथ दोनों पति पत्नी को वहां से निकालती है। वहीं कई ऐसी लड़कियां जो इसी तरह से वहां पर लाई गई थी उन्हें भी उस कोठे से रिहा कराती है, यानी नर्क से मुंबई पुलिस दूर लेके जाती है। और इस कहानी के अंदर सबसे बड़ी मिसाल जो है उस युवक ने पेश की है जिसने उस महिला की मदद की, यानी तानिया की मदद की, और दूसरी उसके पति ने, जो कि कोठे पे रहने के बावजूद भी तानिया पर उसने भरोसा किया। क्योंकि अमूमन आज के टाइम में देखा जाता है कि लड़की को ऐसी जगह जाने के बाद अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। खैर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोठे से लाने के बाद साहिल ने अपनी पत्नी को स्वीकारा और आज भी वो उसके साथ जीवन जी रहा है। खैर इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की कहानियों के लिए, खासकर क्राइम स्टोरीज के लिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।